हेलो शब्बीर। हेलो यस, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। निकाल लियो भारत की खोज। मैम महाभारत पढ़ाएंगे आज। महाभारत नहीं, भारत की खोज। भारत की खोज निकालो। हम लोग ने कहाँ तक कर चुके हैं बताओ? भारत की खोज में ये सब हो चुका है ना? थर्ड चैप्टर तो हो चुका है मैम, फोर्थ में है शायद। थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया है ना? यस मैम। फोर्थ चैप्टर में क्या पढ़ना है हम लोग को? फोर्थ चैप्टर स्टार्ट किए थे, कहाँ तक हो चुका था? पता है? यस मैम, 2 मिनट मैम। यहाँ बताओ, देख के बताओ कहाँ तक हो चुका है। फोर्थ चैप्टर था युगों का दौर, गुप्त शासन में मैम ये अभी राष्ट्र। स्टार्ट नहीं हुआ है। ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ था। तो इसके पहले का थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसमें कुछ बताना था। यस मैम। कहाँ तक? नो मैम। मतलब थर्ड चैप्टर मैम कंप्लीट हो थोड़ा गया सा। था। हाँ, अशोक के यस बारे मैम, में थोड़ा पढ़ सा। रहे थे ना? हाँ बोलो बोलो, यस क्या मैम। कह रहे? मैम थर्ड चैप्टर में थोड़ा सा बाकी था, तो मैम आपने कहा था कि खुद से पढ़ लेना। अच्छा, तो कहाँ तक हो चुका था हम बता दे रहे हैं। अशोक वाला पढ़ रहे थे ना? यस मैम। ठीक है, तो अशोक के बारे में हम यहाँ पे जान रहे थे कि वो महान साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ था और उन्होंने एक अभिलेख लिखा। अब हम, हाँ ये यहाँ से पढ़ना था। पढ़ लेते, चलो अशोक वाला कंप्लीट कर लेते हैं। अशोक का, अशोक के यहाँ से पढ़े थे कि अशोक के विचारों कर्मों के बारे में हमें फरमानों से जानकारी मिलती है। यहाँ तक पढ़ चुके थे, यहीं से पढ़ना था। ठीक है, हेलो। यस मैम। अशोक है 273 ईसा पूर्व में अशोक इस महान साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। इससे पहले वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का शासक रह चुका था, जिसकी राजधानी विश्वविद्यालय की नगरी तक्षशिला थी। उसी समय साम्राज्य के भीतर भारत का बहुत बड़ा भाग आ गया था। उसका विस्तार मध्य एशिया तक हुआ था। केवल दक्षिण पूर्व और दक्षिण का एक भाग उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आ पाए थे। संपूर्ण भारत को एक शासन व्यवस्था के मत पर इकट्ठा करने के पुराने सपने ने अशोक को प्रेरित किया और उसने तत्काल पूर्वी तक के कलिंग प्रदेश के जीतने की ठान ली। कलिंग के लोगों को बहादुरी से मुकाबला करने के बावजूद अशोक की सेना जीत गई। इस युद्ध में भयंकर कत्लेआम हुआ। जब इस बात की खबर अशोक को मिली तो उसे बहुत पछतावा हुआ और युद्ध से विरक्ति हो गई। बुद्ध की शिक्षा के प्रभाव से उसका मन दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने और साहसिक काम करने की ओर घूम गया। अशोक के विचारों कर्मों के बारे में हमें फरमानों से जानकारी मिलती है जो उसने जारी किए और जो पत्थर और धातु पर खोदे गए। ये फरमान पूरे भारत में फैले और अभी भी होते हैं। कलिंग को साम्राज्य में मिलाए जाने के ठीक बाद ही महामहिमा सम्राट ने धर्म के नियमों का उत्साहपूर्वक पालन, उन नियमों के प्रति प्रेम, उसको धर्म को अंगीकार करना आरंभ कर दिया। उनके एक फरमान में कहा गया कि अशोक अब आगे किसी प्रकार की हत्या या बंदी बनाए जाने को सहन नहीं करेगा। कलिंग में मरने और बंदी बनाए जाने वाले लोगों के 100वें 1000वें हिस्से को भी नहीं। सच्ची विजय कर्तव्य और धर्म पालन करके लोगों के हृदय को जीतने में है। फरमान में आगे कहा गया है, इसके अलावा यदि कोई उनके साथ बुराई करेगा तो उसे भी जहां तक संभव होगा महामहिमा सम्राट को झेलना होगा। महामहिम सम्राट की यह आकांक्षा कि जीव मात्र की रक्षा हो, उनमें आत्म संयम हो,
उन्हें मन की शांति और आनंद प्राप्त हो। इस अद्भुत शासक ने, जिसे आज भारत और एशिया के बहुत से दूसरे भागों में प्यार से याद किया जाता है, अपने आप को बुद्ध की शिक्षा के प्रचार में, नेकी और सद्भाव के काम में तथा प्रजा के हित के लिए सार्वजनिक कार्यों के प्रति समर्पित कर दिया। उसने ऐलान कर दिया था कि वह इनके लिए हमेशा तैयार है। हर स्थान पर हर समय सरकारी कर्मचारी जनता के कार्यों के बारे में उसे बराबर सूचना देते हैं, चाहे जिस समय और जहां भी वह लोक हित के लिए अवश्य काम करेगा। खुद कट्टर बुद्ध बौद्ध होने पर भी उसने दूसरे धर्मों को बराबर आदर महत्व दिया। इसमें यह बताया गया है कि अशोक में जब कलिंग का युद्ध हुआ था, उसमें बहुत से लोग मारे गए थे, ठीक है, हजारों सौ। तो उन्होंने ये कहा था कि किसी को भी बंदी नहीं बनाया जाएगा और न किसी को भी मारा जाएगा, चाहे वो अपने ही उसका हो, धर्म का हो, चाहे वो दूसरे धर्म का। हर धर्मों का वो आदर सत्कार करेंगे और हर धर्मों को बराबर ही महत्व दिया जाएगा। क्यों सीखा था अशोक ने? क्योंकि उन्होंने वो बौद्ध से बहुत कुछ उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। अशोक बहुत बड़ा निर्माता भी था। उसने अपनी कुछ बड़ी इमारतों के बनाने में मदद के लिए विदेशी कारीगरों को रख छोड़ा था। यह नतीजा एक जगह इकट्ठे बने स्तंभों के डिजाइन से निकाला गया है, जो पर्सिपोलिस की याद दिलाते हैं। लेकिन इस शुरू की मूर्ति कला और दूसरे अवशेषों से भी भारतीय कला परंपरा की विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। 41 साल तक अनवरत शासन करने के बाद ईसा पूर्व 232 में अशोक की मृत्यु हो। अशोक की मृत्यु कब हुई थी? 232 में उनकी मृत्यु हो गई थी। एच.टी. वेल्स ने अपनी आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री में उसके बारे में लिखा है कि बादशाहों के दसियों हजारों नामों से, जिनसे इतिहास के पृष्ठ भरे हैं, जिनमें बड़े बड़े राजे, महाराजे, शासक और नामी ग्रामी शासक शामिल हैं, अशोक का नाम अकेले सितारे की तरह चमक रहा है। वोल्गा से जापान तक आज उसका नाम आदर से लिया जाता है। ठीक है, इनका क्या था? अशोक का काल कब से कब तक का था? अशोक का 273 से मैम 232 से ठीक था। 273 ईसा पूर्व से कहाँ तक का था? 232 ईयर्स 232 ईसा पूर्व तक था। ठीक, इसके बाद उन्होंने तो इनकी यहाँ पे मृत्यु हो जाती है, तो उनका शासन भी वहां से। फिर अब आता है नेक्स्ट चैप्टर, 4th चैप्टर, जिसमें बताया गया है कि युगों का दौर क्या था आगे चल के अशोक की मृत्यु के बाद। ठीक, फोर्थ चैप्टर है युगों का दौर। इसमें है गुप्त शासन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि मौर्य स्टार्ट करें सबीर। यस मैम। मौर्य साम्राज्य का अवसान हुआ, मौर्य साम्राज्य का समय रुका। अब यहाँ से गुप्त शासन स्टार्ट हुआ। उसकी जगह शंगु वंश ने ले ली, जिसका शासन अपेक्षाकृत बहुत छोटे क्षेत्र पर था। दक्षिण में बड़े राज्य उभर रहे थे और उत्तर में काबुल से पंजाब तक वाखावी या भारतीय यूनानी फैल गए थे। मेनांडर के नेतृत्व में उन्होंने पाटलिपुत्र पर हमला किया, किंतु उनकी हार हुई। खुद मेनांडर और भारतीय चेतना वातावरण का प्रभाव पड़ा और वह बौद्ध हो गया। वहाँ राजा मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसकी लोक प्रसिद्धि लगभग एक संत के रूप में हुई। भारतीय और यूनानी संस्कृतियों के मेल से अफगानिस्तान और सरहदी सूबे के क्षेत्र में गंधार की यूनानी बौद्ध कला का जन्म हुआ। भारत के मध्य प्रदेश में सांची के निकट
ईसा पूर्व पहली शताब्दी और इस पर संस्कृत का एक लेख खुदा है। इससे हमें उन यूनानियों की भारतीय उपकरण की झलक मिलती है जो सरहद पर आए थे और भारतीय संस्कृति को जज्ब कर रहे थे। मध्य एशिया में शक सिदाइन लोग अक्सर अक्षो नदी की घाटी में बस गए थे। यूईचा सुदूर पूरब से आए, उन्होंने इन लोगों को उत्तर प्रदेश की ओर धकेल दिया। ये शक बौद्ध और हिंदू हो गए। यूनियों में से एक दल कुषाणों का भी था। उन्होंने सब पर अधिकार करके उत्तर भारत तक अपना विस्तार कर लिया। उन्होंने शकों को पराजित करके उन्हें दक्षिण की ओर खदेड़ा। शक काठियावाड़ और दक्षिण की ओर चले गए। इसके बाद कुषाणों ने पूरे उत्तर भारत पर मध्य एशिया के बहुत बड़े भाग पर अपना व्यापक और मजबूत साम्राज्य कायम किया। उनमें से कुछ ने हिंदू धर्म को अपना लिया, लेकिन अधिकांश लोग बौद्ध हो गए। उनको सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क और बौद्ध कथाओं का भी नायक, जिनमें उसके महान कारनामों और सार्वजनिक कामों को जिक्र किया गया। उसके बौद्ध होने के बावजूद ऐसा लगता है कि राजधर्म का स्वरूप कुछ मिला जुला था, जिससे जरथुस्त्र के धर्म का भी योगदान था। यह सरहदी सूबा जो कुषाण साम्राज्य कहलाया, उनकी राजधानी आधुनिक पेशावर के निकट थी। तक्षशिला का पुराना विश्वविद्यालय भी उसी के निकट था। वह बहुत से राष्ट्रों से आने वाले लोगों के मिलने का स्थान बन गया। यहाँ भारतीयों की मुलाकात ईरानियों, बाकी तुर्कों, चीनियों से होती थी। ये विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती थी। इनके आपसी प्रभाव के परिणाम स्वरूप मूर्ति कला और चित्रकला का भी शैली ने जन्म लिया। इतिहास के विस्तृत से जमाने में चीन और भारत के बीच पहले संपर्क हुए और 64 ईसा में यहाँ चीनी राजदूत आए। उस समय चीन से भारत को जो तोहफे मिले, उन्हें आड़ू और नाशपाती के पेड़ थे। गोबी रेगिस्तान के ठीक किनारे किनारे तूफान वेरकोचा में भारतीय, चीनी और ईरानी संस्कृतियों का अद्भुत मेल हुआ। कुषाण काल में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बंट गया, महायान और हीनयान। उन दोनों के बीच मतभेद उठ खड़े हुए। भारतीय परंपरा के अनुसार बड़ी बड़ी सभाओं में इन समस्याओं पर विवाद आयोजित किए जाने लगे। इन बहसों में सारे देश के प्रतिनिधि भाग लेते थे। इन विवादों में एक नाम सबसे अलग और विशिष्ट दिखाई पड़ता है। यह नाम था नागार्जुन का, जो ईसा की पहली शताब्दी में हुए। क्या नाम था इनका? जो गुप्त काल में आए थे, नागार्जुन थे। ठीक है। नागार्जुन थे जो पहले शताब्दी में आए थे। ठीक। कुषाण काल में, यह है कुषाण काल की बात की जा रही है। इसमें क्या बताया गया है कि कैसे कैसे एक के बाद काल आता चला गया। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो इसका क्या हुआ? इनका व्यक्तित्व महान था। वे बौद्ध शास्त्रों और भारतीय दर्शन दोनों के बहुत बड़े विद्वान थे। महायान की विजय हुई। महायान के ही सिद्धांतों का प्रचार चीन में हुआ। लंका और वर्तमान श्रीलंका और म्यांमार का ये नाम था। को हीनयान को मानते रहे। कुषाणों ने अपना भारतीयकरण कर लिया था। वे भारतीय संस्कृति के संरक्षक हो गए थे। फिर भी राष्ट्रीय विरोध की एक अंतर्धार उसके शासन के खिलाफ बराबर चल रही थी।
चल रही थी। बाद में जब भारत में नई जातियों का आगमन हुआ तो ईसा की 4वीं शताब्दी के आरंभ में विदेशियों का विरोध करने वाले इस राष्ट्रीय आंदोलन ने निश्चित रूप से ग्रहण कर लिया। एक दूसरे महान शासक ने जिसका नाम भी चंद्रगुप्त था, नए हमलावरों को मार भगाया और यह एक शक्तिशाली विशाल साम्राज्य कायम हुआ। इस तरह 320 में गुप्त साम्राज्य का युग आरंभ हुआ। क्या हुआ था? 320 से गुप्त साम्राज्य का युग आरंभ हुआ। इस साम्राज्य में एक के बाद एक कई महान शासक हुए जो युद्ध और शांति दोनों कलाओं में सफल हुए। लगातार हमलों ने विदेशियों के प्रति प्रबल विरोधी भावनाओं को जन्म दिया और देश के पुराने ब्राह्मण क्षत्रिय तत्वों को मातृभूमि और संस्कृति दोनों की रक्षा के बारे में सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। जो विदेशी तत्व यहाँ घुल मिल गए थे उन्हें स्वीकार कर लिया गया, लेकिन हर नए आने वाले को प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा और पुराने ब्राह्मण आदर्शों के आधार पर सजातीय राज कायम करने का प्रयास किया गया। लेकिन क्रमशः इन आदर्शों में ऐसी कट्टरता विकसित होने लगी थी जो इनके स्वभाव के विपरीत थी। आरंभ में जब आर्य यहाँ उस स्थान पर आए जिसे उन्होंने आर्यवर्त या भारतवर्ष कहा था, तब भारतवर्ष के सामने समस्या यह थी कि इस नई जाति और संस्कृति के बीच समन्वय कैसे कायम किया जाए। भारत ने इस स्थिति का सामना करते हुए मिलीजुली भारतीय आर्य संस्कृति की मजबूत बुनियाद पर निर्मित एक स्थायी हल प्रस्तुत किया। दूसरे विदेशी तत्व यहाँ आए और जज्ब होते गए, लेकिन समय समय पर अजीब रस्मों रिवाज वाले अजनबी लोगों के हमलों ने उसे हिला दिया। वह इन हमलों को अनदेखा नहीं कर सकता था, क्योंकि इन्होंने केवल उसके राजनीतिक ढांचे को ही नहीं तोड़ा बल्कि उसके सांस्कृतिक आदर्शों और सामाजिक ढांचे के लिए भी खतरा पैदा कर दिया। इनके विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई उसका रूप मूलतः राष्ट्रवादी था। उसमें राष्ट्रवाद की शक्ति भी, संकीर्णता भी और धर्म और दर्शन, इतिहास, परंपरा, रीति रिवाज और सामाजिक ढांचा जिसके व्यापक घेरे में उस समय के भारत के जीवन के सभी पहलू आते थे, जिसे ब्राह्मणवाद या हिंदूवाद कहा गया, वह इस राष्ट्रवाद का प्रतीक बना। यह दरअसल राष्ट्रीय धर्म था जिससे वे तमाम गहरी जातियां और सांस्कृतिक प्रवृत्तियां प्रभावित हुई, जो हर जगह राष्ट्रीयता की बुनियादी में मौजूद हैं। जिस बौद्ध धर्म का जन्म भारतीय विचार से हुआ था, उसके लिए भारत वह पुण्य भूमि थी जहाँ बुद्ध ने जन्म लिया, उपदेश दिया और वहीं उनका निर्माण हुआ। पर बौद्ध धर्म मूल रूप में अंतरराष्ट्रीय था, विश्व धर्म था। जैसे जैसे उसका विकास और विस्तार हुआ, वैसे वैसे उसका यह रूप और विकसित होता गया। इसलिए पुराने ब्राह्मण धर्म के लिए स्वाभाविक था कि वह बार बार राष्ट्रीय पुनर्जागरण का प्रतीक बने। यह धर्म और दर्शन भारत के पितृ धर्मों और जातीय तत्वों के प्रति तो सहनशील और उदार था, पर विदेशियों के प्रति उसकी उग्रता बढ़ती जाती थी। वह अपने आप को ऐसा प्रभाव से बचाने की कोशिश करता था। ऐसा करने से उनमें जो राष्ट्रवादी चेतना पैदा हुई थी, अक्सर साम्राज्यवाद की शक्ल अख्तियार करने लगती थी। गुप्त शासकों का समय बहुत प्रबल, बुद्धि, शक्तिशाली, अत्यंत संस्कृति, तेजस्वी, भरपूर था। फिर भी उसमें साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां विकसित हो गईं। इनके बहुत बड़े शासक समुद्रगुप्त को भारत नेपोलियन कहा गया। ठीक है, भारत नेपोलियन किसे कहा गया? समुद्रगुप्त को कहा गया। साहित्य और कला की दृष्टि से यह बहुत शानदार समय था। 4वीं शताब्दी के आरंभ से लेकर 150 वर्षों तक गुप्त वंश ने उत्तर में एक बड़े शक्तिशाली और समृद्ध राज्य पर शासन किया। इसके बाद
लगभग 150 वर्षों तक उनके अधिकार अपने बचाव में लगे रहे और साम्राज्य सिकुड़कर लगातार छोटा होता चला गया। मध्य एशिया से नए आक्रमणकारी लगातार भारत पर हमला कर रहे थे। ये गोरे होड़ कहलाते थे, जिन्होंने मुल्क में बड़ी लूटमार की। अंततः यशोवर्मन के नेतृत्व में संगठित होकर उन पर आक्रमण किया। उनके सरदार मिहिर गुल को बंदी बना लिया गया, लेकिन गुप्तों के वंशज बालदीप ने उसके प्रति उदारता का व्यवहार किया और भारत से लौट जाने दिया। मिहिर गुल ने इसके बदले लौटकर अपने मेहरबान पर कपटपूर्ण हमला किया। उत्तर भारत में होड़ों का शासन बहुत थोड़े समय रहा, लगभग आधी शताब्दी। उनमें से बहुत से लोग देश में छोटे छोटे सरदारों के रूप में यहीं रह गए। वे कभी कभी परेशानी पैदा करते थे और भारतीय जन समुदाय के सागर में जब होते जाते थे। इनमें से कुछ सरदार 7वीं शताब्दी के आरंभ में आक्रमणकारी हो गए। उनका दमन करके कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने उत्तर से लेकर मध्य प्रदेश तक, मध्य भारत तक एक बहुत शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। वे कट्टर बौद्ध थे। उनका महायान संप्रदाय उनके रूप में हिंदूवाद से मिलता जुलता था। उन्होंने बौद्ध और हिंदू धर्मों को बढ़ावा दिया। उन्हीं के समय प्रसिद्धि चीनी यात्री तत्संग भारत आया था। हर्षवर्धन कवि और नाटककार था। उसने अपने दरबार में बहुत से कलाकारों कवियों को इकट्ठा किया और अपनी राजधानी उज्जैनी को सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रसिद्ध केंद्र बनाया था। हर्ष की मृत्यु 648 ईस्वी में हुई थी। यह लगभग वह समय था जब अरब के रेगिस्तानों से अफ्रीका और एशिया में फैलने के लिए इस्लाम सिर उठा रहा था। अब यहाँ से आता है दक्षिणवादी। इसमें क्या बताया गया था कि कैसे कैसे गुप्त शासन आया, फिर उसके बाद होड़ों का एक आया और फिर लास्ट में हर्षवर्धन का भी युग आया था, लेकिन बहुत ज्यादा दिन तक नहीं था, वो कुछ ही शताब्दी तक ही था। फिर आते हैं यहाँ से दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में मौर्य साम्राज्य से सिमट कर अंत हो जाने के 1000 साल से भी ज्यादा समय तक बड़े बड़े राज फूले। दक्षिण भारत अपनी बारीक दस्तकारी और समुद्री व्यापार के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। उसकी गिनती समुद्री ताकतों में होती थी। इनके जहाज दूर देशों तक माल पहुंचाया करते थे। यहाँ यूनानियों की बस्तियां थी। रोमन सिक्के भी वहां पाए गए। उत्तरी भारत पर बार बार होने वाले हमलों का सीधा प्रभाव दक्षिण पर नहीं पड़ा। इसका परोक्ष प्रभाव यह जरूर हुआ कि बहुत से लोग उत्तर से दक्षिण में जाकर बस गए। इन लोगों में राजकीय शिल्पी कारीगर भी शामिल थे। इस प्रकार दक्षिण पुरानी कलात्मक परंपरा का केंद्र बन गया और उत्तर उन नई धाराओं से अधिक प्रभावित हुआ जो आक्रमणकारी अपने साथ लाते थे। शांतिपूर्ण विकास और युद्ध के तरीके, बार बार हमलों और एक के बाद दूसरे समाज की स्थापना का जो संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत किया गया, उसके बीच देश में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित शासन लंबे दौर तक रहे। मौर्य, कुषाण, गुप्त और दक्षिण में आंध्र, चालुक्य, राष्ट्रकूट के अलावा और भी राज ऐसे हैं जो 200-300 वर्षों तक कायम रहे। इनमें लगभग सभी राजवंश देशी थे। कुषाणों जैसे लोगों ने भी, जो उत्तरी सीमा व्यापार से आए थे, जल्द ही अपने आप को इस देश और की सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप ढाल दिया। जब कभी दो राज्यों के बीच युद्ध हुआ या कोई आंतरिक राजनीतिक आंदोलन होता था, तो आम जनता की जीवन चर्चा में बहुत कम हस्तक्षेप किया जाता था। इस इतिहास के व्यापक सर्वेक्षण से इस बात का संकेत मिलता है कि यह शांतिपूर्ण व्यवस्थित जीवन के लंबे दौर यूरोप की तुलना में कहीं अधिक है। यह धारणा भ्रामक है कि अंग्रेजी राज ने पहली बार भारत में शांति और व्यवस्था कायम की थी। अलबत्ता यह सही कि जब भारत में अंग्रेजी शासन कायम हुआ, उस समय देश अवनति की पराकाष्ठा पर था। राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था टूट चुकी थी। वास्तव में यही कारण था कि वहां राज यहाँ कायम नहीं था। क्यों हुआ था? क्योंकि बहुत ही कम था व्यवस्था, उनकी आर्थिक व्यवस्था जो थी बहुत ही खराब थी, सही तरीके से नहीं थी। तो इसीलिए होड़ा का जो युग था वो बहुत ही कम समय तक था, क्योंकि वहां की आर्थिक व्यवस्था बहुत ही खराब थी। वो राज बहुत दिनों तक शासन नहीं कर पाया। ठीक है, फिर आगे हम नेक्स्ट डे से पढ़ेंगे प्रगति बनाम सुरक्षा। ठीक, इसके बाद कैसे प्रगति हुई, फिर सुरक्षा हुई, फिर आगे कैसे युग आया, उसके बारे में हम जानेंगे।